हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड सर्किट के लेक्चर 3 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे एक बेसिक या इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जस्ट लाइक फ्यूज, स्विच, ये सब किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम लोग आगे की कुछ और स्विचेस को देखेंगे या फिर और कुछ इसेंशियल कंपोनेंट देखेंगे, उनको आगे देखते हैं। तो उसमें कुछ और इसेंशियल कंपोनेंट आते हैं, सर्किट विद द डुअल कंट्रोल स्विच, जिसे हम बेसिकली स्टेयर केस वायरिंग में यूज करते हैं। यानी कि एक ऐसा स्विच जो स्टेयर केस वायरिंग में यूज होता है, यानी कि एक ऐसा स्विच मतलब जो एक सिंगल स्विच नहीं है, वो डुअल स्विच होगा, यानी कि डुअल कंट्रोल स्विच होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डुअल कंट्रोल स्विच। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, यानी कि एक साइड से स्विच ऑफ कर सकते हैं और इवन दूसरे स्विच से उसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को ऑन किया जा सकता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए यहाँ पर आपको दो दो स्विच भी मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको समझते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है द सर्किट विद द डुअल कंट्रोल स्विच, द सर्किट विद द डुअल कंट्रोल स्विच जो होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए क्या लिखा है, द कनेक्शंस ऑफ द डुअल कंट्रोल स्विच आर इलस्ट्रेटेड इन द गिवन फिगर। हमें गिवन फिगर में दिया क्या कह रहा है, इट ऑपरेट इनटू टू वेज। पहला, बाय शिफ्टिंग द नॉब ऑफ स्विच टू द राइट और अप, the live wire L connected at the terminal B makes the contact to the terminal A। अभी मैं फिगर में A और B आपको समझा देता हूँ। So as to make the connection BA through the spring metal strip, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, by shifting the knob to the left or down, the terminal B makes contact with the terminal C so as to make the connection BC। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या है कैसे है। देखिएगा आपको एक नीचे फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में अगर आप ध्यान देंगे तो किस तरीके से इस फिगर में काम होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये फिगर किस तरीके से वर्कआउट करता है। देखिएगा ये फिगर में स्विच क्या है, ये हमारा नॉब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा लाइव वायर आ रखा है। ये लाइव वायर पहले ये बी पॉइंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा किससे, टर्मिनल बी से कनेक्ट होता है। अब टर्मिनल बी से ये लाइव वायर आगे की तरफ जाता है और टर्मिनल ए से कनेक्ट होता है। अब देखिएगा यहाँ बेसिक 3 टर्मिनल्स है, टर्मिनल ए, बी एंड सी, ये 3 टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, टू अदर स्विच। यहाँ पर दो दो ऑप्शन है, यानी कि टर्मिनल ए का अदर स्विच के पास जाता है, टर्मिनल बी भी अदर स्विच के पास, टर्मिनल सी भी अदर स्विच के पास जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्टेक्ट वायर होता है, ये एज ए स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप होता है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप होता है जो कि करंट को टर्मिनल बी से ए और टर्मिनल बी से सी तक ले जाने में हेल्प करता है। अब देखिए हमारा नॉब क्या है, इस तरीके से सेट है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये किससे कांटेक्ट करेगा, ए से। लेकिन जब हम नॉब को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये नॉब बेंड होके आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, इस तरीके से एडजस्ट होगा। तो ये स्प्रिंग किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, सी से। तो इस तरीके से हम लोग अदर स्विचेस के लिए हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने नॉब को इधर किया तो ये इससे कनेक्ट है, अगर हम नॉब को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अदर स्विचेस के पास चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है बल्ब ऑफ का, पहली कंडीशन है बल्ब ऑफ। देखिएगा ये टर्मिनल बी है। ठीक है, टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, टर्मिनल सी, यहाँ पर भी टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, टर्मिनल सी। अब यहाँ पे S1 और S2 लिखा है, देन इट मींस टू से दिस इज द स्विच 1 एंड द स्विच 2। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिएगा लाइव वायर की सप्लाई आई है और आगे से न्यूट्रल चला गया। लाइव वायर आया, पहले टर्मिनल बी पे गया, ये टर्मिनल बी टर्मिनल सी को कांटेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इस वाले को कांटेक्ट करता है। फिर यहां से ये सी इस वाले सी पर जाता है। ठीक है, अब यहां पर जाकर ये क्या हो गया, रुक गया। यहां पर ये क्या हो गया बेटा, रुक गया। टर्मिनल सी पे कांटेक्ट कर रहा है, रुक गया। ठीक है, ओके ठीक है। अब इससे आगे करंट फ्लो नहीं होगी। अब हम दूसरे लाइव वायर को देखते हैं जो कि केवल टर्मिनल ए से आ रहा है, ए पर जाएगा, फिर बी पर जाएगा और उसके बाद ये बल्ब पर जाएगा। अब हम इस नॉब का यूज देखेंगे यहाँ पर। अभी देखिएगा अगर मैं नॉब को आगे पीछे करता हूं तो क्या रोटेट होगा। अगर मान लीजिए नॉब, ये लाइव वायर अभी कनेक्ट है सी से, तो मान लीजिए डॉटेड लाइन कनेक्ट है सी से, जैसे ही मैं नॉब को इस साइड में करूंगा ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ए से। तो ये नॉब क्या होगा, कनेक्ट होगा ए से। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये सी की जगह किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ए से कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये ए से कनेक्ट होगा तो ए का सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देन बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब क्या स्टार्ट कर देगा बेटा, ग्लो कर देगा। एक तो ये तरीका है। या तो अगर आप यहाँ के स्विच से नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, स्विच 1 से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ बी के स्प्रिंग को, जैसे ए से कनेक्ट है, यहाँ वाला सी से कनेक्ट था, आपने आगे कर दिया। ये वाला ए से कनेक्ट है, आपने नॉब को पीछे की तरफ किया, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा बेटा, सी से।
जब ये C से कनेक्ट हो जाएगा तो इसका सर्किट पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का तो कनेक्शन रहा नहीं। जैसे ही ये इससे कंप्लीट होगा तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और फिर भी बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। देन इसका मतलब आप स्विच 1 या स्विच 2 किसी से भी कनेक्ट करके आप इस बल्ब को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक डुअल स्विच कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए एक तरीके से ऑन है तो दूसरे तरफ से आप उसके चेंजर को चेंज करके ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप यहां से ऑन कर रहे हैं तो आप यहां से ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि ये डुअल स्विच जो होता है ये डुअल कंट्रोल के साथ आता है, ठीक है। तो यानी कि आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को दो अलग अलग पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे का फिगर, बल्ब ऑन थ्रू स्विच 1। अब देखिए सब कुछ वैसे ही है, जो यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाले पॉइंट पर नॉब को चेंज करके क्या कर दिया गया है, कनेक्शन सी पे ला दिए हैं। तो कनेक्शन सी पे लाए हैं तो ये हमारा सर्किट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ये बल्ब स्टार्ट हो गया ग्लो करना, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सेम वही चीज, अगर मान लीजिए आप यहां से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, S2 से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो S2 वाले बटन को नॉब को यूज करेंगे और ये क्या करेगा, A के साथ कनेक्ट होकर सर्किट को कंप्लीट कर देगा। देखिए यहां भी सर्किट कंप्लीट है और ये बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। तो ये स्विच ऑफ है, तो आप स्विच 1 से या स्विच 2 से दोनों को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को वर्क में ला सकते हैं। यानी कि अगर आप एक स्विच से दो स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्विच से ऑन कर सकते हैं तो दूसरे स्विच में ऑफ कर सकते हैं। ऐसा बेसिकली हम लोग स्टेयर केस में बोला गया, ऐसा क्यों कि मान लीजिए अगर आप स्टेयर केस पे जा रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपको स्टेयर केस की लाइटिंग ऑन करनी है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, आपने नीचे से स्विच ऑन किया, अब आप ऊपर पहुंच गए, लेकिन लाइट तो बंद करनी है। अगर मान लीजिए वहां की लाइट बंद करनी है तो क्या करेंगे, तो अगर सिंगल स्विच का सिस्टम होता तो आपको वापस नीचे आना पड़ता और अंधेरे में चढ़ना पड़ता, जो कि डिफिकल्ट है। बट आप क्या करते हैं, ये डुअल स्विच का कनेक्शन लेते हैं, आप नीचे से ऑन करते हैं और ऊपर से ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डुअल स्विच वर्क करता है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अर्थिंग। अगर मैं बात करूंगा बेटा अर्थिंग की, थोड़ा समझिएगा अर्थिंग क्या दे रहा है, अर्थिंग लोकल अर्थिंग। अर्थिंग की बात करते हैं तो लोकल अर्थिंग में बेसिक कुछ चीजें होती है, पहले हम उन सब कुछ चीजों को देख लेंगे तो हमें समझ में ज्यादा आएगा। बेसिकली अर्थिंग होती क्यों है इसको समझते हैं। देखिए एक्स्ट्रा जो एक्सेस शॉक होते हैं ना बेटा, उसको उससे क्योर करने के लिए, उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे सेफ होने के लिए हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिएगा आपको सीधे सीधे समझाते हैं। देखिए ये जो एक पाइप आपको दिख रही है, ये बेसिकली एक क्या होती है, हॉलो पाइप होती है। जैसे कि ये दे रहा है, ये हॉलो पाइप होती है और इसके अंदर थिक कॉपर वायर होता है। क्या होता है बेटा, एक थिक कॉपर वायर होता है और पाइप के ऊपर पार्ट में एक होल होता है जहां से कॉपर वायर निकला होता है, हल्का सा थोड़ा सा निकला रहेगा, फिर वहां से कनेक्ट होगा मेन वायर जो हमारे घरों में आता है। हम इसको क्या करते हैं, अंडरग्राउंड डिग करते हैं, ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, डिग करते हैं। डिग करने के बाद इसको डाल लेते हैं। लेकिन जब ग्राउंड के अंदर एकदम डिग कर लेते हैं तो हम नीचे की तरफ सबसे पहले क्या डालते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राउंड को होल कर लिया, ठीक है, एक अच्छा खासा गड्ढा कर लिया, लगभग 4 से 5 फीट 6 फीट का गड्ढा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो सबसे नीचे वाला बेस रहता है उसमें हम डालते हैं पहले मिक्सचर चारकोल एंड साल्ट का, चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाल देते हैं नीचे के पोर्शन में। ये वाला पोर्शन क्या होता है, चारकोल एंड साल्ट का मिक्सचर होता है। फिर नीचे एक थिक कॉपर प्लेट पड़ी होती है, ठीक है, और उसके बाद ये पाइप हम उसके अंदर डालते हैं। अब ये चारकोल एंड सॉल्ट क्या करता है इसको हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें एक थिक कॉपर प्लेट पड़ी होती है, उसके ऊपर से हम लोग पाइप डाल देते हैं। पाइप के अंदर कॉपर वायर होता है। अब ये वायर कनेक्ट होता है टू अर्थ वायर से। बेसिकली हमारा अर्थ वायर जो कि घरों के कनेक्शन में आता है वो कनेक्ट होता है इससे। इससे क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे घरों में जो चलती है वो क्या होती है, सीधे अर्थ में चली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अर्थिंग, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब अर्थिंग हमें प्रिकॉशन कैसे करता है और क्यों करता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिएगा कह रहा है सेफ्टी बाय द लोकल अर्थिंग, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो कह रहा है इफ ड्यू टू सम रीजन सच एज द शॉर्ट सर्किटिंग एंड एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू ए लाइन वायर, बेसिकली लाइव वायर है ये, लाइन वायर यहां लिख दिया गया है बट, और ये क्या है लाइव वायर, इट विल पास टू अर्थ थ्रू द अर्थ वायर इफ देयर इज ए लोकल अर्थिंग। तो ये जब एक्सेस करंट आने लगता है तो वो एक्सेस करंट लाइव अर्थ वायर के थ्रू अर्थिंग दे दी जाती है उसको, यानी कि वो अर्थ में चला जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा, अदरवाइज द लाइव वायर में गेट ओवरहीटेड एंड इट मे कॉजेस फायर। तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक्सेसिव करंट से क्या हो जाएगा कि हमारा लाइव वायर ज्यादा हीट हो जाएगा,
यानी कि एक शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बन सकते हैं, फायर होने के चांसेस बन सकते हैं, तो इनसे सिक्योर होने के लिए हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो होता है एक बेसिक पूरे सर्किट की अर्थिंग। ये जो लोकल अर्थिंग होती है बेटा, ये पूरे सर्किट की अर्थिंग होती है। अब आता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की भी कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जिनको हैवी अमाउंट में करंट चाहिए होती है, उनकी भी क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, इसको समझते क्या कह रहा है। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए कनेक्शन फॉर अर्थिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग मेटालिक केस, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिनका केस मेटेलिक हो। ठीक है, मेटेलिक केस यानी कि जो हैवी करंट लेते हैं, मेटेलिक केस, उसमें हम लोग अर्थिंग जरूर करते हैं। और क्यों करते हैं उसका रीजन भी है, ताकि उसमें जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आए, जो करंट आए वो मेटेलिक केस में आके हमें एक शॉक न दे, दैट्स वाई वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी या एक्सेस करंट क्या हो जाए, अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए। सच एज रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कूलर, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक मेटेलिक केस की बेसिक चीजें होती हैं। अब इसमें हम अर्थिंग जरूर देते हैं, क्योंकि अगर इनमें हम अर्थिंग नहीं देंगे तो एक्सेस करंट हमें इलेक्ट्रिकल शॉक दे देगा, दैट्स वाई हम इनमें अर्थिंग जरूर देते हैं। कह रहा है while we handle physically, for this the earth wire of the cable is connected to the terminal provided on the outer metallic case of the appliance। अब इसमें अर्थिंग दी कैसे जाती है इन सब अप्लायंसेस में, इन सब अप्लायंसेस में एक अर्थिंग के लिए टर्मिनल दिया जाता है। ठीक है, एक एक्सेस टर्मिनल होता है अर्थिंग के लिए, वहां पे हम अर्थिंग वायर को अटैच करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसके फिगर के अकॉर्डिंग, देखिएगा जैसे ये दिया है एलिमेंट ऑफ एप्लायंस, ये बेसिक कुछ एलिमेंट ऑफ एप्लायंस है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक लाइव वायर यहां से आएगा L, तो आपको L दिख रहा है, यहां से लाइव वायर आएगा, यहां इसका फ्यूज है, यहां स्विच है बेसिकली। अब यहां से करंट आएगी, इस एलिमेंट में जाएगी और फिर ये न्यूट्रल, ठीक है, यहां से वापस चला जाता है। लेकिन अब ये एलिमेंट ऑफ एप्लायंस है, चूंकि ये मेटेलिक केस से बना होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आते हैं। इस एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग अर्थ वायर का यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, यहां दिया है टर्मिनल, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बेटा, ये टर्मिनल का पॉइंट है। अब इस टर्मिनल के पॉइंट से हम लोग अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर इसमें इस मेटेलिक केस एप्लायंस में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये टर्मिनल उसको एब्जॉर्ब करके अर्थ वायर में भेज देता है, जिससे अगर आप इसको टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, दैट्स वाई इसको सेफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जिनको हैवी करंट चाहिए होती है या मेटेलिक केस वाले इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में हम अर्थिंग के लिए एक टर्मिनल लगाते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रह सकें। ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कूलर, गीजर, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, ये सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब इनमें अर्थिंग कहां से हम लोग ले जाते हैं उसको हम लोग एक सॉकेट और प्लग में समझाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, सेफ्टी बाय अर्थिंग ऑन एन एप्लायंस। अर्थिंग से एप्लायंस को जो सेफ्टी मिलती है वो क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अर्थिंग से हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को क्या सेफ्टी मिलती है। तो क्या कह रहा है, सेफ्टी बाय द अर्थिंग ऑन एन एप्लायंस, कह रहा है व्हेन द लाइव वायर ऑफ ए फॉल्टी एप्लायंस कम इन डायरेक्ट contact with its metallic case due to break of insulation after constant use, the appliance acquire the high potential of the live wire। अब देखिए क्या कह रहा है, when the wire is faulty appliance, मान लीजिए कोई appliance है खराब है, उससे लाइव वायर कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर उसका जो ब्रेक डाउन हुआ है केस, वहां पर इंसुलेटिंग जो ब्रेक डाउन हो गया वहां पर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो अचानक से उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, हाई पोटेंशियल हो जाता है। अब कह रहा है आगे, अ पर्सन टचिंग इट विल गेट अ फैटल शॉक बिकॉज ऑफ करंट फ्लो थ्रू हिज बॉडी टू द अर्थ। अब क्या होता है कि अब उस मेटेलिक केस में तो करंट फ्लो होता ही होता है, अब इन केस अगर आप उस मेटेलिक केस को टच करते हैं तो आपकी बॉडी के थ्रू उस मेटेलिक केस में फ्लो होने वाला करंट आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाता है। अब यानी कि आपकी बॉडी में क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए आपने अर्थिंग नहीं की, ठीक है, अगर आपने अर्थिंग, ये जो अर्थिंग वायर है, अगर आपने इसको नहीं किया कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, तो भाई मेटेलिक बॉल में, यहाँ जो मेटल एप्लायंस है इसमें तो करंट फ्लो हो ही रहा है, तो इसके करंट को निकालने के लिए हम अर्थिंग वायर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थिंग वायर नहीं यूज होता है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो होगा ही। अब जैसे ही आप इसको टच करेंगे,
तो यहाँ का करंट आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाने की सोचेगा, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और जिसकी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा और बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। दैट्स व्हाई ये कह रहा है अ पर्सन टचिंग इट विल गेट अ फैटल शॉक बिकॉज करंट फ्लो थ्रू हिज बॉडी टू द अर्थ। बट इफ द मेटेलिक केस ऑफ एप्लियंस इज प्रॉपरली अर्थ, लेकिन अगर मेटेलिक केस का एप्लियंस प्रॉपरली अर्थ किया गया है देन वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक आपको नहीं लगता है, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल के थ्रू अर्थिंग में चली जाती है। देन as soon the live wire comes in contact with the metallic case of the appliances, a heavy current flow to the earth through the case of the appliance, since the metallic case has almost zero resistance, ठीक है, and the fuse connected in the circuit of appliance blows off and the appliances get disconnected। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने क्या किया, अर्थिंग वगैरह की है तो अर्थ से सारा करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे समझिएगा क्या रहा है, does a person touching a defective appliance, thus the person touching the defective appliance does not get any shock and the appliance is also saved from the being damaged, ठीक है। तो यानी कि अगर इन केस अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको करंट लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए अर्थिंग का वायर लगा हुआ है तो अर्थिंग के वायर लगने से प्रॉपर्ली क्या होता है कि अगर आप उसको टच भी करते हैं तो आपको करंट फील नहीं होता है, या इन केस अगर लाइव वायर हमारा उससे कांटेक्ट में भी है और अर्थिंग भी है तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो वहां पर सर्किट ब्रेक हो जाती है, यानी कि फ्यूज क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचा देता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की अर्थिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखिए 3 पिन प्लग दे रहा है, अभी इसमें आपको अर्थिंग का कांटेक्ट पॉइंट भी समझ में आएगा। जैसे 3 पिन प्लग क्या है, बेसिकली कह रहा है all electrical appliances are provided with a cable having a plug at one end to connect the appliance to the electrical supply। हमें प्लग दिया जाता है। It is a fixture provided with the 3 metallic usually brass pins। नॉर्मली इसमें 3 पिन होते हैं, हम 2 पिन वाला भी देखते हैं, 3 पिन वाला भी देखते हैं। 2 पिन वाले में क्या होता है, 3 पिन वाले में क्या होता है, इसको हम समझाएंगे। पहले मैं 3 पिन वाला समझाता हूं, फिर 2 पिन वाला समझाता हूं। पिंस इन एन एबोनाइट केस, ठीक है। अब एक नीचे एक फिगर दिया उसमें गिवन है, कह रहा है इज द 3 पिन प्लग, द टॉप पिन फॉर द अर्थिंग, द पिन ऑन द लेफ्ट इज फॉर द लाइव एंड द पिन ऑन द राइट इज फॉर द न्यूट्रल। कह रहा है इन द गुड क्वालिटी प्लग्स द अर्थ पिन इज थिकर देन लॉन्गर देन ऑफ अदर टू। द अर्थ पिन इज मेड लॉन्ग सो दैट अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट। This ensure the safety of user because if the appliances is defective, they as soon as the live pin gets connected, the current passes to the earth and the fuse blows off. Further, the earth pin is thicker so that even by mistake, it cannot be inserted into the hole of the socket for the live or the neutral connection। अब समझिएगा, अब आपको ये फिगर दिख रहा है, अब इस फिगर में देखिएगा ये जो सबसे बड़ा वाला और सबसे मोटा वाला पिन दिख रहा है ये अर्थ का होता है। किसका होता है बेटा, अर्थ का होता है। ये लाइव वायर का हो गया और ये न्यूट्रल वायर का हो गया। अब ये जो अर्थ वायर का पिन होता है ये सबसे ज्यादा थिक और सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है। और ये थिक और लॉन्ग क्यों होता है, सबसे पहले लॉन्ग होने का रीजन ये होता है कि जब इसको सॉकेट में डालें तो सबसे पहला कांटेक्ट अर्थ का बने। सबसे पहला कांटेक्ट किसका बने बेटा, अर्थ का बनना चाहिए। अर्थ का कांटेक्ट बनने से क्या होता है, जो एक्सेस करंट होते हैं वो सबसे पहले अर्थिंग में चले जाते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है कि अगर ये सेम डिस्टेंस पे अगर इससे पहले ये टच होगा तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दैट्स वाई इसको ज्यादा लॉन्ग रखते हैं ताकि पहला कांटेक्ट इसका हो। दूसरा रीजन थिक रखने का रीजन क्या है, इसको थिक रखने का रीजन ये है कि अगर इसको थिक नहीं रखेंगे देन इट मे बी पॉसिबल कि इसका कनेक्शन लाइव वायर के कनेक्शन के साथ कर दें या न्यूट्रल वायर के कनेक्शन के साथ कर दें। दैट्स वाई हम इसको थिक नहीं दैट्स वाई हम लोग इसको थिक लगते हैं, ताकि कोई भी जैसे ये जो अर्थिंग वाला पिन है वो हमारा लाइव या न्यूट्रल में ना जाए, ठीक है, जिससे कि एक सेफ्टी प्रिकॉशन की वजह से, ठीक है। अब आता है सॉकेट। अब आप ये सॉकेट देख रहे हैं, सॉकेट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्या होता है, अर्थ, इधर वाला न्यूट्रल, इधर वाला लाइव। तो अब देखिए 1 by 1 करेस्पॉन्डिंग
अर्थ वाली पिन अर्थ वाले सॉकेट में जाती है, क्योंकि अब ये सबसे मोटी है और सबसे लंबी है तो ये अर्थ वाले में जाती है, और अर्थ वाले का सॉकेट होल भी क्या होता है, बड़ा होता है और मोटा होता है, तो पहले ये इसमें जाएगा, इससे कनेक्ट होगा। दूसरा फिर लाइव का लाइव में कनेक्शन होता है और न्यूट्रल का न्यूट्रल में कनेक्शन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बगल में बेसिक हमें स्विच देता है ऑन ऑफ करने के लिए, ये जो कि अलग की बात है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये जो सॉकेट या प्लग होता है, इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो सबसे बड़ी वाली पिन होती है बेटा, ये अर्थ की होती है, और इसको सबसे बड़ा रखने का रीजन क्या होता है, ताकि पहला कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारा अर्थ के साथ हो, जिससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अर्थ में चली जाए, यानी कि हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाती है। या अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो क्या करती है, फ्यूज को ब्रेक कर देती है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसको थिक रखने का रीजन ये है कि आप इसको थिक इसलिए रखते हैं ताकि आप इसको न्यूट्रल या लाइव वायर के होल में पुट आउट ना कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा सॉकेट भी हो गया। अब सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर प्लग एंड सॉकेट, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं इसके, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कुछ बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन इसका क्या है। द हैंड मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई, आप वेट हैंड के साथ कभी टच नहीं करेंगे, पहले ही आपको बताया गया। दूसरा, द प्लग पिन शुड फिट इन द सॉकेट टाइटली, अब ये जो प्लग पिन्स हैं वो सॉकेट में टाइटली होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ढीला हो, ठीक है। पिन आपके बेसिकली क्या होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, प्लग में अच्छे से सेट होना चाहिए, टाइटली सेट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इट इज मे बी पॉसिबल कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए। अब इसकी कुछ कलर कोडिंग होती है। हमारे घरों में जो जो वायर्स आते हैं ना बेटा, इन वायर्स की कुछ कलर कोडिंग होती है कि पर्टिकुलर इस कलर का वायर इस पर्पस से ही हम यूज करते हैं। तो कलर कोडिंग ऑफ वायर इन अ केबल, तो हमारे जो केबल वायर होते हैं उनकी कलर कोडिंग क्या होती है। तो कह रहा है, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज प्रोवाइडेड विद द 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल, बेसिकली 3 केबल होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, ये 3 के लिए। कह रहा है, द इंसुलेशन ऑफ द 3 वायर इज ऑफ द डिफरेंट कलर। अब इन तीनों वायर का जो इंसुलेशन किया जाता है वो 3 अलग अलग कलर से किया जाता है। पहला कह रहा है रेड और ब्राउन कलर, पहला वायर रेड या तो ब्राउन कलर का होता है, वो किस पर्पस से होता है अभी समझा दूंगा। दूसरा ब्लैक या लाइट ब्लू कलर, एंड द थर्ड वन इज ग्रीन कलर। अब देखिए, ओल्ड कन्वेक्शन ऑफ द कलर ऑफ इंसुलेशन, जो पुराना सिस्टम था उसमें कौन कौन से वायर के कलर आते थे और किस पर्पस से आते थे। रेड कलर आता था लाइव के लिए, रेड कलर लाइव वायर के लिए, ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर के लिए, और ग्रीन कलर अर्थ के लिए आता था पुराने सिस्टम में। लेकिन नए सिस्टम में रेड को क्या बना दिया गया, ब्राउन, यानी कि अब आपको रेड या ब्राउन कलर कुछ भी दिखाई दिए तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो लाइव वायर का कनेक्शन है, यानी कि रेड कलर का वायर या ब्राउन कलर का वायर लाइव वायर के लिए होता है। दूसरा, ब्लैक या तो लाइट ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल वायर होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ब्लैक या लाइट ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है ग्रीन। अब हम लोग ग्रीन की जगह कहीं कहीं येलो भी यूज करते हैं, तो सो दैट ग्रीन और येलो वायर इज फॉर द अर्थ। तो आज के न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी हम लोग ओल्ड का यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें, यानी कि रेड और ब्राउन इज फॉर लाइव, ब्लैक और लाइट ब्लू कलर इज फॉर द न्यूट्रल वायर, एंड द थर्ड वन ग्रीन और येलो इज फॉर द अर्थ वायर, ठीक है। हम इसको हमेशा याद रखना है बेटा हमें, ठीक है। आगे, हाई टेंशन वायर। अब ये जो हाई टेंशन वायर होते हैं ये होते क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कहीं पे कि हाई टेंशन वायर पास होते हैं तो वहां लिख दिया जाता है कि भाई हाई टेंशन वायर है कि इसके पास मत आओ, इस तरीके से। तो ये हाई टेंशन वायर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्या कह रहा है देखिएगा, a high tension wire has a low resistance and a large surface area। हाई टेंशन वायर बेसिकली काफी मोटे होते हैं, इनका रेजिस्टेंस कम होता है और लार्ज सरफेस एरिया होता है। Therefore, instead of taking a single thick wire of low resistance at the high tension wire is made by twisting together a number of thin wire insulated from each other। अब देखिए कहिएगा, ये जो हमारे वायर होते हैं हाई टेंशन वायर, ये बनते कैसे हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपको एक हाई टेंशन वायर बनाना है तो आप एक मोटा सा वायर ले लीजिए, वो इजी होता है। लेकिन अगर हम मोटा सा और लंबा सा वायर लेंगे तो वहां रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वायर लेते हैं, यानी कि पतले पतले थिन वायर लेते हैं और उनको आपस में ट्विस्ट करके उनको एक हाई टेंशन वायर बनाते हैं, यानी कि उनको थिक करते हैं और लॉन्ग करते हैं, और ये थिन वायर्स को ट्विस्टिंग करके बनता है,
ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया सो दैट इट radiate the heat produce more readily to the surrounding as compared to the single thick wire। अब ये सिंगल थिक वायर की हीट भी जल्दी राइज होगी क्योंकि ये सिंगल थिक वायर है, लेकिन अब क्या होगा, अगर हम थिन वायर को ट्विस्टेड फॉर्म में इकट्ठा करते हैं तो वहां पे जो ओवरऑल हीट रेडिएशन होता है वो एक थिक वायर के कंपैरिजन में बेटा कम हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग हाई टेंशन वायर जो होता है उसमें हम लोग थिन वायर्स को यूज करते हैं। बेसिकली एक सिंगल थिन वायर नहीं होता है, मल्टीपल थिन वायर होते हैं और उनको ट्विस्ट करके हम एक लॉन्ग और थिक वायर बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हीट से प्रिवेंशन मिल सके हमें। ठीक है, आगे कह रहा है सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं बात करूं सेफ्टी प्रिकॉशंस की तो ये हमको मालूम है कि भाई इनसे सेफ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे क्या क्या खतरा हो सकता है और उस खतरे से हम कैसे सेफ रह सकते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कुछ मेजर डेंजर्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। पहला फायर होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। तो फायर से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहा है पहले तो समझते हैं फायर होता क्यों है। तो क्या कह रहा है, अ फायर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज ए ओवरहीटिंग ऑफ ए लाइन वायर और केबल। अब ये लाइन वायर का मतलब एक तरीके से लाइव वायर है। ठीक है, तो कह रहा है a fire caused when there is a overheating of the live wire। लाइव वायर की जब ओवरहीटिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गया लाइव की जगह, बेसिकली इसे हम क्या है बेटा, लाइव वायर है। तो लाइव वायर की जब ओवरहीटिंग होती है, ठीक है, कोई कई भी रीजन हो सकते हैं, मान लो सर्किट बार बार ब्रेक हो रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ओवरहीटिंग हो जाती है। अब यहाँ ओवरहीटिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट जैसे कंडीशंस जनरेट हो जाती है या हो ही जाता है। तो कह रहा है a fire is caused when there is a overheating of a live wires or cable for various, आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, for the various reasons such as break of insulation और short circuiting, insulation खराब हो जाए या short circuit हो जाए etc. To avoid it one must use wire of current carrying capacity higher than the total current which can flow through the circuit while using all the appliances simultaneously। अब कह रहा है इसकी टेंशन को खत्म करने के लिए, मान लीजिए अगर आपका शॉर्ट सर्किटिंग या ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा करंट फ्लो होने पे उसमें शॉर्ट सर्किट या हीट बढ़ रही है, तो शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस होते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे वायर का यूज करते हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो हमें एक ऐसा वायर लेना पड़ेगा उन तक करंट पहुंचाने के लिए जिसका एक रेटिंग जो हो वो एप्लियंस से भी ज्यादा हो। यानी कि एप्लियंस को अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए तो वायर उससे ज्यादा की करंट को फ्लो कर सके, जिससे क्या होगा, वायर जल्दी हीट अप नहीं होगा। तो यहाँ क्या रहा है, टू अवॉइड इट यू मस्ट यूज वायर ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी हाइयर, जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टोटल करंट से ज्यादा होनी चाहिए सर्किट के। ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तभी वो वायर उस करंट को बियर कर पाएगा, उसके अपने अंदर से करंट को कंटिन्यूअस फ्लो होने देगा, वरना कुछ देर के लिए फ्लो होगी। अगर मान लीजिए उससे लो वायर है तो करंट कुछ देर के लिए फ्लो हो गई, ओवरहीटिंग हो गया, अब वो वायर ब्रेक हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक अच्छा वायर लेते हैं, ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, वो थोड़ी सी हाइयर होती है सर्किट के कंपैरिजन में। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक, कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल शॉक मे बी कॉज्ड फ्रॉम ए एप्लियंस ड्यू टू द पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर, इंसुलेटिंग ना हो, यानी कि कहीं से तार खराब हो गया हो, टच कर रहा हो किसी के साथ कंटिन्यू, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकता है। टचिंग द एप्लियंस विद वेट हैंड, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को वेट हैंड यानी कि गीले हाथों से टच करना। नो अर्थिंग ऑफ द एप्लियंस, एप्लियंस की अर्थिंग ना हुई हो तो भी आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। न्यू फ्यूज प्रोवाइडेड विद द एप्लियंस, एप्लियंस के साथ फ्यूज प्रोवाइडेड ना हो तो भी करंट लग सकता है। नो लोकल अर्थिंग, लोकल अर्थिंग भी ना हो। कह रहा है टू अवॉइड इट 5 प्रिकॉशन आर टेकन, इन सारी प्रॉब्लम्स यानी कि बेसिक 5 टाइप की प्रॉब्लम्स से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और इनके लिए हमारे पास 5 सोल्यूशन भी है। उनमें क्या कह रहा है, पहला इंसुलेशन ऑफ वायर मस्ट बी गुड क्वालिटी, अगर वायर का इंसुलेशन गुड क्वालिटी का होगा तो इसका मतलब वायर कहीं से ब्रेक जल्दी नहीं होगा और वो क्या करेगा, आपको हमेशा सेफ रखेगा। तो कह रहा है
द इंसुलेशन ऑफ वायर मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड इट शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि वायर हमारा कहीं से खराब तो नहीं हुआ। कह रहा है द रीजन इन दैट इज दैट व्हेन द पासेज ऑफ टाइम द इंसुलेशन ओवर द वायर बिकम ब्रिटल एंड इट क्रैक ऑफ लीविंग द वायर नेक्ड। अब क्या होता है, टाइम के साथ जब हम वायर यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसका इंसुलेटिंग मटेरियल खराब होता जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटल हो जाता है या गिर जाता है, कहीं से खराब हो गया, सड़के गिर गया, बट उसकी जगह पर जो मेटल होता है हमारा, ठीक है बेटा, यानी कि वायर, वो नेक्ड होता है। अब जैसे ही आप उस वायर के पॉइंट को टच करते हैं आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हमारा वायर कहीं से मतलब कटा पिटा तो नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि हमारे वायर की एक प्रॉपर इंसुलेटिंग रहे। अगला, दूसरा, द एप्लियंस शुड नेवर बी ऑपरेटेड विद द वेट हैंड। वेट हैंड से हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो कैसे यूज करें, ड्राई हैंड के साथ यूज करें, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस खत्म हो जाए। ईच एप्लियंस मस्ट हैव इट्स मेटेलिक केस अर्थ। हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का एक मेटेलिक केस होता है जिसमें अर्थ वायर कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी और आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट, ईच एप्लियंस मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ए प्रॉपर फ्यूज इन इट्स लाइव वायर बिफोर द एप्लियंस। एप्लियंस से पहले लाइव वायर में के कनेक्शन के साथ ही हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का एक प्रॉपर फ्यूज होना चाहिए, ताकि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर जाए तो वो क्या कर सके, उसके सर्किट को ब्रेक कर सके, ठीक है बेटा, जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। तो ये भी एक प्रिकॉशन है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर लोकल अर्थिंग नियर द किलोवाट आवर मीटर। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है वहां पे हमें ये चाहिए कि हमारी एक लोकल अर्थिंग जरूर हुई हो, ताकि जितने भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हमारी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट हमारे पूरे सर्किट में रन कर रहे हैं वो अर्थ में आ जाए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस क्या हो जाए, एकदम निल हो जाए, ठीक है। तो हमें इन चीजों का बेसिक ध्यान रखना है कि ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, हम इनके प्रिकॉशंस के थ्रू सेफ रह सकते हैं। अगर हम ये प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं बेटा तो सेफ्टी में बहुत डिफिकल्टी आती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और इसी के साथ मैं ये चैप्टर भी लगभग यहाँ पर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आगे कुछ है भी नहीं, तो लगभग ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसके आगे की चीजें आप जरूर देखिएगा, सॉरी, तो इसके आगे की चीजें आप देखिएगा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखिएगा। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।